नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर डाइजेस्ट में। आज हम एक ऐसी किताब की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। लेकिन रुको, क्या आपने कभी यह सोचा है कि मेहनत करने के बावजूद, रात दिन जलने के बावजूद, फिर भी कुछ लोग थक जाते हैं, टूट जाते हैं और कुछ लोग वैसे ही जलते हैं लेकिन चमकते हैं? क्यों? क्या वजह है कि कुछ लोग अपने काम में उत्कृष्टता पा जाते हैं और कुछ उसी काम में बेजान हो जाते हैं? क्या इसमें कोई रहस्य है? क्या यह कोई किस्मत का खेल है या फिर कोई विशेष तरीका जिसे जानने के बाद आप भी किसी भी चीज में उत्कृष्ट बन सकते हैं? आज हम इसी रहस्य का पर्दाफाश करने वाले हैं। बी एक्सेलेंट एट एनीथिंग किताब की मदद से, जिसे लिखा है टोनी श्वार्ट्ज, जॉन गोम्स और कैथरीन मैककार्थी ने। लेकिन यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक रोड मैप है, एक सिस्टम है जो आपको बताता है कि कैसे आप ऊर्जा, फोकस, इच्छा और उद्देश्य का संतुलन बनाकर अपने काम में, जीवन में और रिश्तों में उत्कृष्टता पा सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च और हजारों लोगों की जिंदगी से लिए गए अनुभवों से निकला ज्ञान है। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं इस अनोखी यात्रा की कहानी, जिससे आपका नजरिया ही बदल जाएगा। कहानी शुरू होती है एक आम आदमी से जो सुबह अलार्म की घंटी से जागता है। नींद अधूरी होती है लेकिन फिर भी काम पर निकल पड़ता है। ऑफिस में ढेर सारे मेल्स, मीटिंग्स और डेडलाइन का दबाव। लंच कभी समय पर नहीं होता और शाम तक ऊर्जा इतनी कम हो जाती है कि परिवार के साथ समय बिताना भी बोझ लगता है। क्या यह सिर्फ उसी व्यक्ति की कहानी है या हम सब की? दरअसल ये एक पूरी पीढ़ी की कहानी है जो दिन रात काम तो कर रही है लेकिन बिना ऊर्जा के, बिना उद्देश्य के। लेखक कहते हैं, हम काम के मामले में समय की नहीं बल्कि ऊर्जा की पूंजी से चलते हैं। सोचिए जरा, अगर आपके पास दिन में 24 घंटे हैं लेकिन ऊर्जा नहीं है तो क्या आप कुछ कर पाएंगे? नहीं। और अगर आप ऊर्जावान हैं तो आप कम समय में भी कमाल कर सकते हैं। यही इस किताब की नींव है, अपनी ऊर्जा को बेहतर तरीके से मैनेज करना ताकि हम किसी भी चीज में उत्कृष्टता पा सकें। अब सवाल आता है, ऊर्जा आती कहां से है? लेखक इसे 4 अलग अलग स्रोतों में बांटते हैं: शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और आत्मिक ऊर्जा। लेकिन हम अक्सर केवल शरीर की थकान को पहचानते हैं, बाकी 3 का क्या? चलिए इसे एक छोटी कहानी से समझते हैं। एक बार की बात है, एक कलाकार था जो दिन रात अपनी पेंटिंग्स में लगा रहता था। लोग उसकी कला की सराहना करते, लेकिन धीरे धीरे वो थकने लगा। ना उसकी पेंटिंग्स में वो जान रही, ना उसके चेहरे पर वो मुस्कान। फिर उसने एक दिन सब कुछ छोड़ दिया और पहाड़ों में चला गया। वहां जाकर उसने जाना कि केवल मेहनत करना ही काफी नहीं होता, अपने भीतर की ऊर्जा का भी ध्यान रखना होता है। उसने ध्यान लगाना शुरू किया, अपने खाने पीने और सोने की आदतें बदली, अपने विचारों को साफ किया और कुछ महीनों में ही उसकी पेंटिंग्स फिर से चमकने लगी। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये ऊर्जा का संतुलन था। अब बात करते हैं पहले स्रोत की, शारीरिक ऊर्जा। जब तक हम ठीक से नहीं खाते, समय पर नहीं सोते और व्यायाम नहीं करते, तब तक हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने शरीर से उम्मीद करते हैं कि वह लगातार मशीन की तरह चलता रहे, बिना आराम के, बिना रिचार्ज हुए। लेखक कहते हैं, थकना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन थककर भी ना रुकना आत्महत्या जैसा है। हमें अपने शरीर को समझना होगा, उसकी जरूरतों को मानना होगा। एक अच्छा दिन शुरू होता है एक अच्छी नींद से। इसीलिए नींद को कोई आलस की चीज ना समझिए, यह आपकी ऊर्जा का पहला स्टेप है। अब आती है भावनात्मक ऊर्जा की बारी। ये वो ऊर्जा है जो हमारे विचारों, भावनाओं और रिश्तों से जुड़ी होती है। आपने देखा होगा कि जब हम किसी से लड़ लेते हैं या कोई दुखद बात हो जाती है तो हमारा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। उसका असर हमारी काम करने की क्षमता पर भी पड़ता है। इसीलिए सकारात्मक भावनाएं जैसे कि आभार, सहानुभूति और खुशी हमारी ऊर्जा को 4 गुना बढ़ा सकती है, और नकारात्मक भावनाएं जैसे गुस्सा, ईर्ष्या और भय हमारी ऊर्जा को चूस लेती है।
लेखक सुझाव देते हैं कि हमें हर दिन कुछ समय ऐसे कामों में लगाना चाहिए जो हमें भावनात्मक रूप से संतुलित रखें, जैसे कि परिवार के साथ समय बिताना, किसी दोस्त से बातें करना या फिर बस किसी सुंदर चीज को निहारना। ये छोटे छोटे पल हमें बड़ी मानसिक स्थिरता देते हैं। अब आते हैं मानसिक ऊर्जा पर। यही वो ऊर्जा है जिससे हम फोकस करते हैं, ध्यान लगाते हैं और अपने लक्ष्यों पर टिके रहते हैं। लेकिन डिजिटल युग में यह सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। हर 5 मिनट में हम नोटिफिकेशन चेक करते हैं और फिर हमारा ध्यान बंट जाता है। लेखक कहते हैं कि ध्यान भटकाव आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। हमें अपने समय का नियंत्रण लेना होगा, अपना ध्यान करना होगा। इसके लिए कुछ नियम अपनाए जा सकते हैं। एक समय में एक ही काम करें, बीच बीच में ब्रेक लें और सबसे जरूरी, दिन में कुछ समय पूरी तरह से बिना किसी स्क्रीन के बिताएं। और अंत में बात आती है आत्मिक ऊर्जा की, मतलब हमारे उद्देश्य की, हमारी क्यों की। जब हम किसी ऐसे काम के लिए काम करते हैं जिसका कोई गहरा अर्थ होता है, तो हमारी ऊर्जा खुद कई गुना बढ़ जाती है। लेखक कहते हैं, एक स्पष्ट उद्देश्य वाला इंसान एक थके हुए शरीर से भी बड़ी चीजें कर सकता है। तो आपको अपना क्यों खोजना होगा। क्यों आप सुबह उठते हैं? क्यों आप ये काम कर रहे हैं? क्यों आप इस जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं? जब ये क्यों स्पष्ट होता है तो कैसे अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। अब सोचिए, अगर आप इन चारों ऊर्जा के स्रोतों को एक साथ बैलेंस कर लें, तो क्या आप कुछ भी करने में सक्षम नहीं होंगे? क्या आप अपने काम, रिश्तों और जीवन में असाधारण नहीं बन जाएंगे? यही इस किताब का असली सार है। लेकिन यह सिर्फ विचार नहीं है, यह एक सिस्टम है जिसे अपनाकर कोई भी इंसान खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अब लेखक बताते हैं कि हर इंसान को एक पल्स की तरह काम करना चाहिए, मतलब ऊर्जा के साथ शुरू करें, फिर आराम करें। जैसे दिल धड़कता है धक धक, वैसे ही हमें भी काम और आराम के बीच एक लय बनानी होगी। लगातार काम करते रहना हमारी उत्पादकता को नहीं बढ़ाता, बल्कि कम कर देता है। लेकिन जब हम नियमित अंतराल पर रुकते हैं, ब्रेक लेते हैं, तो हम अपने शरीर और दिमाग को फिर से चार्ज कर लेते हैं। मान लीजिए आप सुबह उठते ही 2 घंटे बिना किसी रुकावट के फोकस्ड वर्क करते हैं, फिर 20 मिनट का ब्रेक लेते हैं, टहलते हैं, गहरी सांसें लेते हैं, तो अगले 2 घंटे आप पहले से ज्यादा प्रभावी होंगे। यही है पल्स सिद्धांत। और यह सिद्धांत केवल काम में नहीं, हर रिश्ते, हर भाव, हर उद्देश्य में लागू होता है। यही कारण है कि लेखक बार बार दोहराते हैं कि उत्कृष्टता कोई एक बार की बात नहीं होती, ये आदतों का परिणाम होती है। और आदतें बनती हैं हर दिन की छोटी छोटी जीतों से। इसीलिए किताब यह भी बताती है कि आपको अपनी ऊर्जा को कैसे ट्रैक करना है, कैसे रोज खुद को जांचना है और कैसे धीरे धीरे बेहतर बनते जाना है। इस पूरी प्रक्रिया को लेखक एक सिस्टम की तरह बताते हैं। बिल्डिंग रिचुअल्स, यानी ऐसी आदतें बनाना जो स्वतः चलती रहे, जिनमें मेहनत की नहीं, निरंतरता की जरूरत होती है। जैसे कि हर सुबह की एक प्रैक्टिस, हर दोपहर की एक समीक्षा, हर शाम की एक चिंतन प्रक्रिया। जब हम इन आदतों को अपनाते हैं तो हम बिना अतिरिक्त प्रयास के भी ऊर्जा और उत्कृष्टता के रास्ते पर चल पड़ते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारे जीवन का लगभग 85% हिस्सा ऑटोमेटिक होता है। हम सोचते नहीं, बस करते जाते हैं। उठते ही फोन देखना, बिना भूख के भी खाना, बिना आराम किए भी काम करना, और यही आदतें हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देती हैं। अब सोचिए, अगर हम अपने दिन की शुरुआत ही ऊर्जा बढ़ाने वाली आदतों से करें, जैसे कि एक गहरी सांस लेना, 2 मिनट ध्यान लगाना या सिर्फ पानी पीना, तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क अविश्वसनीय होगा। किताब में बताया गया है कि ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए हमें अपने माइंडसेट को बदलना होगा, अपने विश्वासों को। क्योंकि अगर हम अंदर से ही मानते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं कभी ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता, या मेरे लिए बदलाव मुमकिन नहीं है, तो बाहर की कोई शक्ति हमें नहीं बदल सकती। तो इस हिस्से की शुरुआत होती है माइंडसेट शिफ्ट से। लेखक कहते हैं कि हर व्यक्ति को 2 प्रकार के माइंडसेट के बीच फैसला करना होता है। एक है फिक्स्ड माइंडसेट,
जो मानता है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट, जो मानता है कि हम जो चाहे वो बन सकते हैं, मेहनत, अभ्यास और धैर्य से। अब कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते ही खुद से कहते हैं, मैं आज कुछ बेहतर करने वाला हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं। तो ये शब्द आपके पूरे दिन को एक नई दिशा देंगे। और यही लेखक चाहते हैं कि हम अपने माइंडसेट को ग्रोथ की ओर शिफ्ट करें। लेकिन माइंडसेट बदलने के लिए सिर्फ सोच बदलना काफी नहीं होता, हमें रिचुअल्स की जरूरत होती है। लेखक इसे रिचुअल्स ऑफ एक्सीलेंस कहते हैं, यानी हर दिन के कुछ छोटे छोटे नियम जिन्हें हम दोहराएं, चाहे वो आसान हो या मुश्किल। जैसे कि हर सुबह बिस्तर से उठने से पहले 3 गहरी सांसें लेना, ग्रैटिट्यूड के लिए 2 मिनट निकालना, या हर घंटे में 5 मिनट का माइक्रो ब्रेक लेना। आप सोच सकते हैं, इतनी छोटी छोटी चीजें क्या बड़ा बदलाव ला सकती है? हाँ, ला सकती है, क्योंकि ये आदतें हमारे ब्रेन में नए न्यूरल पाथवे बनाती है। मतलब हमारा दिमाग नई राह पर चलने लगता है। और जब हम इन रिचुअल्स को बार बार दोहराते हैं तो वो हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं। अब बात करते हैं ऊर्जा प्रबंधन के व्यावहारिक पहलुओं की। लेखक बताते हैं कि किसी भी चीज में उत्कृष्ट बनने के लिए हमें 2 प्रमुख चीजों पर काम करना होगा, ऊर्जा का उत्पादन और ऊर्जा का संरक्षण। जैसे बिजली के मीटर में यूनिट्स होती है, वैसे ही हमारी ऊर्जा भी सीमित होती है। अगर हम उसे अनावश्यक तनाव, चिंता और गलत आदतों पर खर्च कर देंगे तो हमारे पास उस काम के लिए ऊर्जा नहीं बचेगी जो वास्तव में जरूरी है। लेखक कहते हैं, हर दिन को एक प्रोजेक्ट की तरह लो। तय करो कि तुम्हें उस दिन कौन सा काम उत्कृष्टता से करना है, और फिर बाकी चीजों को फिल्टर करो। उदाहरण के लिए, अगर आप लेखक हैं तो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि आप दिन की सबसे ताजा ऊर्जा अपनी राइटिंग को दें, ना कि मेल्स और सोशल मीडिया को। इसके लिए लेखक एक टूल सुझाते हैं, प्रायोरिटाइजेशन ग्रिड। इसमें आप 4 हिस्सों में अपने काम बांट सकते हैं, जरूरी और महत्वपूर्ण, जरूरी लेकिन गैर महत्वपूर्ण, गैर जरूरी लेकिन महत्वपूर्ण, और न जरूरी न महत्वपूर्ण। इससे आपको यह साफ समझ आता है कि दिन में कहां-कहां आपकी ऊर्जा बर्बाद हो रही है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय की, इमोशनल रिकवरी। हम मानते हैं कि थकावट सिर्फ शरीर में होती है, लेकिन भावनात्मक थकावट उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। आपने देखा होगा, एक ही बात बार बार सोचने से, किसी रिश्ते की परेशानी से या अकेलेपन की भावना से हम अंदर से टूट जाते हैं, और इस टूटन को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं, भावनात्मक थकावट को पहचानो और उससे उबरने के लिए समय निकालो। इसके लिए कुछ सरल उपाय हैं, जर्नलिंग, किसी करीबी से बात करना, प्रकृति में समय बिताना, या खुद को एक छोटे उपहार से खुश करना। ये सब चीजें हमारे भीतर छुपे तनाव को निकालने में मदद करती हैं। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि लेखक बताते हैं कि काम की गुणवत्ता और हमारी भावनात्मक स्थिति का सीधा संबंध है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी गिर जाती है, लेकिन जब हम खुश होते हैं तो कम समय में बेहतर परिणाम देते हैं। इसलिए अगर आप अपने काम में श्रेष्ठता चाहते हैं तो अपने मूड का ध्यान रखें, क्योंकि मूड ही मूवमेंट तय करता है। अब बात करते हैं फोकस और डिस्ट्रैक्शन की। आज के डिजिटल युग में सबसे बड़ी चुनौती है ध्यान केंद्रित रखना। हमारे पास हर वक्त इतनी नोटिफिकेशंस, कॉल्स और मैसेजेस आते रहते हैं कि दिमाग को ठहरने का समय ही नहीं मिलता। लेखक कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन इज द न्यू डिजीज, और इसका इलाज है कॉन्शियस फोकस। इसका मतलब है जानबूझकर ध्यान लगाना। इसके लिए एक तकनीक सुझाई जाती है, पोमोडोरो तकनीक। इसमें आप एक टाइमर लगाते हैं, 25 मिनट के लिए पूरी तरह से ध्यान केंद्रित काम करते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। यह प्रक्रिया आपके ब्रेन को आराम और रिफ्रेश करने का मौका देती है, जिससे आप अगले 25 मिनट और ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं। इसके अलावा लेखक एक और टूल बताते हैं, डेली एनर्जी ऑडिट। हर दिन के अंत में 5 मिनट निकालिए और खुद से पूछिए, आज मैंने अपनी ऊर्जा कहां सही उपयोग की, कहां बर्बाद की, कहां मैं बेहतर कर सकता था।
ये छोटी सी आदत आपके आत्मनिरीक्षण को गहरा करती है और अगले दिन के लिए आपको तैयार करती है। अब आते हैं एक बेहद जरूरी हिस्से पर, पर्पस या उद्देश्य की भावना। लेखक कहते हैं, अगर आपकी ऊर्जा किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ी नहीं है तो वह जल्द ही खत्म हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी हर गतिविधि को एक अर्थ देना होगा, एक कारण, एक वाय। जैसे अगर आप कोई रिपोर्ट बना रहे हैं तो केवल उस रिपोर्ट को पूरी करने के लिए मत सोचिए। सोचिए कि इसका परिणाम क्या होगा, यह किसकी मदद करेगा, क्या यह आपके लक्ष्य को थोड़ा और पास लाएगा। जब हम अपने काम को उद्देश्य से जोड़ते हैं तो वह सिर्फ जिम्मेदारी नहीं रह जाता, वह सेवा बन जाता है, अवसर बन जाता है। और यही वो क्षण होता है जब हम किसी भी चीज में एक्सेलेंस के स्तर तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए लेखक एक बहुत सुंदर विचार देते हैं, अपने काम को इबादत बनाओ और ना कि बोझ। जब आप सुबह उठे तो काम को इस नजर से देखिए कि यह आपके विकास का जरिया है, यह आपको उस इंसान में बदलने का रास्ता है जो आप बनना चाहते हैं। और अब बात करते हैं एक विशेष अभ्यास की, जिसे लेखक एनर्जी रिचुअल ट्रैकर कहते हैं। इसमें आप हर दिन ट्रैक करते हैं कि आपने किन रिचुअल्स का पालन किया। क्या आपने समय पर नींद ली, सुबह ग्रेटिट्यूड लिखा, दिन में कितनी बार ध्यान केंद्रित किया, कितनी बार ब्रेक लिया, और आपने कितनी बार अपने उद्देश्य को याद किया। यह अभ्यास आपको खुद से जोड़ता है, आपके पैटर्न को साफ करता है और आपको लगातार सुधार की दिशा में ले जाता है। जब हम जानबूझकर अपनी आदतों पर काम करते हैं तो बदलाव असंभव नहीं, स्वाभाविक बन जाता है। अब एक सच्ची कहानी सुनिए। एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ थे जो बर्नआउट का शिकार हो चुके थे। वे दिन में सोते बहुत कम थे, लगातार काम करते रहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें संतोष नहीं था। उन्होंने इस किताब की सिफारिश पर एनर्जी रिचुअल्स अपनाने शुरू किए। हर सुबह 5 मिनट ध्यान, दोपहर को टहलना, शाम को फोन बंद करके परिवार के साथ समय बिताना। 6 महीने में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। न केवल उनकी सेहत सुधरी, बल्कि उनका नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता भी दोगुनी हो गई। इससे लेखक यही बताना चाहते हैं, आपको जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़ी घटना की जरूरत नहीं, सिर्फ एक छोटा सा रोजाना का संकल्प चाहिए। एक्सेलेंस एक गंतव्य नहीं, हर दिन का तरीका है। एक समय था जब लोग मानते थे कि इंसान की क्षमताएं जन्म से निर्धारित होती है, लेकिन आज न्यूरोसाइंस और बिहेवियरल साइकोलॉजी ये कहती है, इंसान खुद को दोबारा गढ़ सकता है। हमारा दिमाग, हमारी सोच और हमारी आदतें, सब कुछ बदला जा सकता है, बशर्ते हम इरादा रखें। लेखक बताते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर 2 शक्तियां होती हैं, एक जो उसे रोकती है और एक जो उसे आगे बढ़ाती है। रोकने वाली शक्ति अक्सर डर, आलस्य, असुरक्षा और पुराने अनुभवों से आती है, लेकिन आगे बढ़ाने वाली शक्ति आती है सपनों से, आकांक्षा से और उस गहरी चाह से जो हमें भीतर से जगाती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ चाहने से सब बदल सकता है? नहीं, लेकिन चाह के बिना कुछ भी नहीं बदलता। किताब कहती है, चाह है इग्निशन, अनुशासन है ईंधन और अनुष्ठान है इंजन। यानी इच्छा वो चिंगारी है जो बदलाव की शुरुआत करती है, अनुशासन वो तेल है जो उस चिंगारी को जलाए रखता है, और दैनिक आदतें वो इंजन है जो हमें निरंतर गति में रखती हैं। यहां लेखक हमें आत्मनिरीक्षण की एक नई परत में ले जाते हैं। वे कहते हैं, अगर आप वास्तव में एक्सेलेंट बनना चाहते हैं तो आपको अपने डर का सामना करना होगा। ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे फेल होने से डरते हैं, लेकिन जो लोग असली उत्कृष्टता की राह पर चलते हैं वे जानते हैं कि फेलियर इज फीडबैक। हर असफलता एक संकेत है कि कहां सुधार की जरूरत है और किस दिशा में जाना है। एक जबरदस्त तकनीक जो लेखक बताते हैं वह है फियर मैपिंग। इसमें आप अपने सबसे बड़े डर को कागज पर लिखते हैं। अगर मैं इस काम में फेल हो गया तो क्या होगा? फिर उसके नीचे लिखते हैं, इससे भी बुरा क्या हो सकता है, और फिर मैं इससे कैसे उभरूंगा। यह प्रक्रिया आपको न सिर्फ अपने डर को समझने में मदद करती है, बल्कि उससे बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाती है।
इस प्रक्रिया के बाद हम पहुंचते हैं उस बिंदु पर जहां व्यक्ति अपनी इनर एक्सेलेंस की खोज करता है। लेखक बताते हैं कि भीतर की उत्कृष्टता का मतलब है कैरेक्टर ओवर कैरिज्मा, यानी सिर्फ बाहरी प्रभाव नहीं बल्कि अंदर से अच्छा बनना। इसके लिए 3 मूल गुणों को अपनाना जरूरी है: ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप अपने काम में ईमानदारी लाते हैं, जब आप मानते हैं कि आप सब कुछ नहीं जानते, और जब आप अपने कार्यों की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, तभी आप एक ऐसे इंसान में बदलते हैं जो न सिर्फ सफलता के योग्य है बल्कि दूसरों को भी ऊपर उठाता है। इसी चरण में लेखक बताते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है। जब आप खुद को समझते हैं, अपने ट्रिगर्स, अपनी प्राथमिकताओं, अपने पैटर्न्स को, तब आप अपने दिन को नियंत्रित करना सीखते हैं, और यही आत्म जागरूकता आपको रोज थोड़ा बेहतर बनाती है। इस प्रक्रिया में एक और जरूरी तत्व है, रिफ्लेक्शन। हर दिन के अंत में खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज उस इंसान के करीब पहुंचा जिसे मैं बनना चाहता हूं? और अगर जवाब ना है तो पूछिए, क्यों नहीं? और फिर अगला सवाल, कल मैं क्या बदल सकता हूं? यही सवाल आपको धीरे धीरे उस जगह पर ले जाते हैं जहां आप बेमिसाल बनते हैं। अब आते हैं सस्टेनेबल एक्सेलेंस की ओर। लेखक बताते हैं कि सफलता एक दिन की बात नहीं होती। असली उत्कृष्टता वो होती है जो सालों साल टिके, और उसके लिए चाहिए बैलेंस। इस संतुलन का मतलब है काम और विश्राम में संतुलन, दूसरों की सेवा और खुद की देखभाल में संतुलन, और महत्वाकांक्षा और शांति में संतुलन। कई लोग समझते हैं कि एक्सीलेंस पाने के लिए नींद, परिवार या सेहत की कुर्बानी देनी होगी, लेकिन लेखक कहते हैं यह सबसे बड़ी भूल है। अगर आप अपनी ऊर्जा का संतुलन नहीं बनाएंगे तो आपका शरीर ही आपका सबसे बड़ा विरोधी बन जाएगा। एक प्रमुख उदाहरण है टॉप एथलीट्स का। चाहे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हो या टेनिस चैंपियन, वे सब अपनी ट्रेनिंग जितना ही महत्व विश्राम और रिकवरी को देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मांसपेशियां कसरत से नहीं, विश्राम से बनती है। उसी तरह हमारी उत्पादकता भी काम से नहीं, रिकवरी से बनती है। लेखक हमें बताते हैं कि हम सबके अंदर 4 मुख्य ऊर्जा टैंक होते हैं: फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल। अगर किसी एक में कमी आती है तो उसका असर बाकी 3 पर भी पड़ता है। इसीलिए जरूरी है कि हम नियमित रूप से इन चारों टैंकों को भरते रहें। अब बात करते हैं मेंटल एनर्जी की। हमारे विचार, हमारी एकाग्रता और हमारी निर्णय लेने की क्षमता, ये सब मानसिक ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। लेकिन इस ऊर्जा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है डिसीजन फैटीग से। जब हम दिन भर में बहुत छोटे छोटे निर्णय भी लेते हैं, क्या पहनना है, क्या खाना है, किससे बात करनी है, तो दिमाग थकने लगता है। इससे बचने के लिए लेखक एक सिद्धांत बताते हैं, ऑटोमेट द ऑर्डिनरी। यानी जो चीजें रोज करनी ही है उन्हें प्लान कर लो, जैसे सुबह का रूटीन, खाने का शेड्यूल, वर्क ब्रेक्स, ताकि दिमाग उन पर ऊर्जा खर्च न करे। इससे आपकी मानसिक ऊर्जा बचती है और आप जरूरी कामों में बेहतर निर्णय ले पाते हैं। इसके बाद आता है सबसे ऊंचा टैंक, स्पिरिचुअल एनर्जी। इसका धर्म से कोई सीधा संबंध नहीं, बल्कि इसका मतलब है प्रपोज ड्राइवन लिविंग। यानी जब आप किसी बड़े उद्देश्य से जुड़कर काम करते हैं तो आपके भीतर की आग कभी बुझती नहीं। लेखक कहते हैं जब आपका काम सिर्फ कमाने के लिए नहीं बल्कि योगदान देने के लिए होता है, तब आप असली ऊर्जा से जुड़ते हैं। यहां लेखक एक सशक्त अभ्यास बताते हैं, पर्सनल मिशन स्टेटमेंट, यानी एक पंक्ति जो आपके जीवन का सार बताए। जैसे, मैं दुनिया को प्रेरित करना चाहता हूं अपने शब्दों से, या मैं हर दिन कुछ नया सीखना चाहता हूं और दूसरों को सिखाना चाहता हूं। जब आप यह स्पष्ट कर लेते हैं कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, तब आप थकते नहीं, जागते हैं। अब जरा सोचिए, अगर हर दिन की शुरुआत इस सोच से हो कि मैं आज कुछ बड़ा करने वाला हूं, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए, तो आपकी ऊर्जा कितनी शक्तिशाली होगी। यही लेखक हमें सिखाना चाहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को लेखक कहते हैं फुल एंगेजमेंट।
जब आप अपने शरीर, मन, भावना और आत्मा चारों स्तरों पर पूरी तरह जुड़ते हैं, तभी आप एक्सेलेंस को जीते हैं। इसी यात्रा में लेखक एक अभ्यास और बताते हैं, एनर्जी इन्वेंटरी। हर हफ्ते एक दिन निकालिए और खुद से पूछिए, क्या मेरी नींद पूरी हो रही है? क्या मैं सही खाना खा रहा हूं? क्या मैं रोज कुछ समय अपनों के साथ बिता रहा हूं? क्या मैं दिन में एक बार ध्यान केंद्रित करता हूं? क्या मेरा काम मेरे उद्देश्य से जुड़ा है? इन सवालों का उत्तर अगर हां में है तो समझिए आप एक्सेलेंस के रास्ते पर हैं। अगर नहीं तो यही समय है कुछ बदलने का। अब बात करते हैं हाई परफॉर्मेंस टीम्स की। लेखक बताते हैं कि सिर्फ व्यक्तिगत उत्कृष्टता ही काफी नहीं होती। जब हम एक टीम में होते हैं तो हमें उस ऊर्जा को फैलाना होता है। एक बेहतरीन टीम वो होती है जहां हर सदस्य न सिर्फ खुद की बल्कि एक दूसरे की ऊर्जा की भी कद्र करता है। इसके लिए जरूरी है ट्रस्ट, कम्युनिकेशन और शेयर्ड पर्पस। जब टीम का हर सदस्य जानता है कि वे सब मिलकर कुछ बड़ा बना रहे हैं, तो वह ऊर्जा 1 गुणा 1 नहीं बल्कि 10 हो जाती है। इस विचार को लेखक एक वाक्य में समेटते हैं, एक्सेलेंस इज कंटेजियस। यानी जब आप उत्कृष्ट होते हैं तो आपके आसपास के लोग भी बेहतर बनने लगते हैं। अब तक हमने सीखा कि ऊर्जा, आदतें, आत्म जागरूकता और उद्देश्य, ये 4 स्तंभ हैं एक उत्कृष्ट जीवन के। लेकिन अब सवाल यह है, क्या इतना काफी है? क्या सिर्फ ये 4 चीजें ही हमें दुनिया में लीजेंड बनाती है? जवाब है नहीं। इन सब के ऊपर एक तत्व आता है जो सबको जोड़ता है, और वो है निरंतरता और असर। लेखक इस हिस्से में हमें उस गहराई में ले जाते हैं जहां से एक व्यक्ति अपने जीवन के बाहर की दुनिया पर भी प्रभाव डालने लगता है। वे कहते हैं, जब आप सिर्फ खुद के लिए जीना बंद करते हैं और अपने काम को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ते हैं, तब आपकी यात्रा असाधारण बनती है। यही वह मोड़ है जहां एक्सेलेंट लोग इन्फ्लुएंशियल बनते हैं। वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं। वे अपनी सफलता से लोगों को प्रेरित करते हैं, उन्हें ऊपर उठाते हैं और खुद को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेखक हमें यहां एक बहुत जरूरी सवाल पूछने को कहते हैं, क्या मेरी मौजूदगी दूसरों की जिंदगी को बेहतर बना रही है? अगर इसका जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर नहीं है तो आपको अपने मिशन और अपने काम में फिर से उद्देश्य जोड़ना होगा। अब लेखक हमें एक अद्भुत विचार से परिचित कराते हैं, सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स, यानी आपकी उन क्षमताओं की पहचान करना जो आपको सबसे अलग बनाती है। ये ताकतें वही होती हैं जो आपको ऊर्जा देती है, जिन्हें आप इस्तेमाल करते हुए समय का भान भूल जाते हैं। लेकिन इन ताकतों को पहचानना आसान नहीं होता। इसके लिए लेखक एक तकनीक बताते हैं, स्ट्रेंथ जर्नलिंग। इसमें आपको हर दिन के अंत में 3 ऐसे क्षण लिखने होते हैं जब आपने अपने आप को सबसे ज्यादा जीवंत महसूस किया। जैसे, जब मैंने टीम मीटिंग में एक समस्या का समाधान दिया, या जब मैंने किसी दोस्त की मदद की। इन उदाहरणों को हफ्तों तक लिखते रहने से आप पैटर्न समझ पाएंगे कि आप कहां और कैसे सबसे ज्यादा ऊर्जा में होते हैं। इन ताकतों को पहचानना ही अगला कदम है, जोन ऑफ जीनियस की ओर। लेखक कहते हैं कि हर इंसान की एक जोन ऑफ कॉम्पिटेंस होती है, यानी जो वो कर सकता है। एक जोन ऑफ एक्सेलेंस होती है, यानी जो वो बहुत अच्छे से कर सकता है। और एक जोन ऑफ जीनियस होती है, यानी जो वो दुनिया में सबसे अनोखे तरीके से कर सकता है। इस जीनियस जोन में काम करना ही असली आनंद है, और इस पर टिके रहना, बार बार लौटना और उसमें लगातार सुधार करना ही लीजेंड्स की निशानी है। अब सवाल है, जब आप एक बार अपनी ताकतें पहचान लेते हैं तो क्या सब आसान हो जाता है? बिल्कुल नहीं। वास्तव में यहीं से असली चुनौती शुरू होती है, डिस्ट्रैक्शन से लड़ाई। लेखक बताते हैं कि आज की दुनिया में उत्कृष्टता की सबसे बड़ी दुश्मन है ध्यान भटकाव। सोशल मीडिया, ईमेल, नोटिफिकेशन, फोन कॉल, ये सब मिलकर हमारी सोच को टुकड़ों में बांट देती है, और एक बंटी हुई सोच कभी भी गहराई से कुछ नहीं बना सकती। इसलिए लेखक एक मंत्र देते हैं, क्रिएट डीप वर्क जोन्स। हर दिन
कम से कम 1 घंटा ऐसा समय तय कीजिए जब आप बिना किसी रुकावट के अपने सबसे जरूरी काम पर ध्यान दें। इस समय फोन बंद रखें, नोटिफिकेशन बंद कर दें और अगर हो सके तो कमरे का दरवाजा भी बंद कर दें। लेखक इसे सेक्रेड टाइम कहते हैं, पवित्र समय, क्योंकि यह समय ही आपकी सोच को आकार देता है। सिर्फ समय देना ही काफी नहीं होता। लेखकों का कहना है कि हमें अपने मानसिक वातावरण को भी क्लियर और फोकस्ड बनाना होता है। इसके लिए वे बताते हैं प्री वर्क रिचुअल। हर दिन के काम की शुरुआत से पहले 5 मिनट का एक रिवाज बनाएं, जैसे आंखें बंद कर गहरी सांस लेना या अपने लक्ष्य को दोहराना या एक मंत्र बोलना। ये छोटे छोटे रिवाज दिमाग को काम के लिए तैयार करते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात, लेखक बताते हैं कि अगर आप लीजेंड बनना चाहते हैं तो रेपुटेशन को सिर्फ छवि नहीं बल्कि प्रतिदिन की ईमानदारी समझिए। आपके काम की गुणवत्ता, आपकी समय की पाबंदी, आपकी टीम में भूमिका, ये सब मिलकर आपकी छवि बनाते हैं और यह छवि ही तय करती है कि लोग आपको कैसे याद रखेंगे। किताब हमें यह भी बताती है कि लीजेंड बनने का मतलब है रेजिलियंस, यानी वापस खड़े हो पाने की ताकत। जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी असफलता क्यों ना आ जाए, एक उत्कृष्ट व्यक्ति उसे एक अध्याय मानता है, पूरी किताब नहीं। एक उदाहरण लें, थॉमस एडिसन। उन्होंने बल्ब बनाने में 1000 से ज्यादा बार असफलता झेली, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो फेल हुए। उनका कहना था, मैं असफल नहीं हुआ, I've just found 1000 ways that won't work। यही सोच हमें भी अपनानी है। लेखक बताते हैं कि उत्कृष्ट लोग जब गिरते हैं तो वे खुद से सवाल नहीं पूछते कि क्यों मैं, बल्कि वे पूछते हैं अब अगला कदम क्या है। इस सोच के लिए जरूरी है इमोशनल एजिलिटी, यानी अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें स्वीकार करना और फिर उनके बावजूद सही निर्णय लेना। यह ताकत आपको हर मुश्किल के पार ले जाती है। इसी यात्रा में लेखक एक और गुण का उल्लेख करते हैं, कंसिस्टेंट ग्रोथ माइंडसेट, यानी वो सोच जो हर अनुभव को एक अवसर मानती है। जब आप हर विफलता को सीखने का मौका समझते हैं तब आप कभी असफल नहीं होते, आप बस बेहतर होते जाते हैं। अब बात करते हैं एक और तत्व की जो हर लीजेंड में पाया जाता है, मेंटरशिप। लेखक कहते हैं कि कोई भी इंसान अकेले उत्कृष्ट नहीं बनता। हर सफल व्यक्ति के पीछे कोई ऐसा होता है जिसने सही समय पर सही सलाह दी हो। इसलिए अगर आप उत्कृष्ट बनना चाहते हैं तो 2 काम कीजिए, एक मेंटर खोजिए और किसी के मेंटर बनिए। जब आप सीखते हैं और साथ ही सिखाते हैं तब आप 2 तरफला विकास करते हैं। अब आते हैं लेगेसी पर, यानी ऐसा क्या है जो आप इस दुनिया में छोड़कर जाएंगे। लेखक पूछते हैं, अगर आज आपका अंतिम दिन हो तो क्या आप संतुष्ट होंगे? अगर नहीं तो आज से वही काम शुरू कर दीजिए जो आपके दिल को छूता है। लेगेसी सिर्फ बड़ी कंपनियों या किताबें नहीं होती। एक अच्छा शिक्षक, एक प्रेरक मित्र, एक अच्छा पिता, सबकी एक विरासत होती है। आपकी इंटेंशनल लिविंग ही आपकी सबसे बड़ी विरासत होती है। लेखक कहते हैं, जब आप रोज वो काम करते हैं जिसमें आप सबसे बेहतर हैं, जिस काम से किसी का जीवन बेहतर होता है और जो आपको आनंद देता है, तो आप लेगेसी खुद ब खुद बना रहे होते हैं। अब सोचिए, अगर आपने अपनी ताकतें पहचान ली है, अपने काम को उद्देश्य से जोड़ लिया है, रोज डिस्ट्रैक्शन से लड़कर डीप वर्क किया है और अपने अनुभव से दूसरों को मार्ग दिखाया है, तो क्या आप लीजेंड नहीं है? लेखक एक बात बार बार दोहराते हैं, एक्सेलेंस इज नॉट परफेक्शन, इट्स प्रोग्रेस विथ पर्पस। यानी उत्कृष्टता का मतलब परिपूर्ण होना नहीं, बल्कि उद्देश्य के साथ रोज थोड़ा बेहतर होना है। अब तक आपने जाना कि कैसे ऊर्जा, उद्देश्य, भावनात्मक संतुलन, आत्म जागरूकता, गहराई से काम करने की आदत और एक मजबूत पहचान बनाना, ये सब आपको एक उत्कृष्ट इंसान बनाने में मदद करते हैं। लेकिन आखिरी चरण वो है जहां यह सब मिलकर आपको सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि अमर बना देते हैं। लेखकों के अनुसार अंतिम स्तर पर पहुंचने का अर्थ है मीनिंगफुल एक्सेलेंस, यानी एक ऐसी उत्कृष्टता जो सिर्फ व्यक्तिगत सफलता पर नहीं बल्कि समाज, संस्कृति और पीढ़ियों पर असर डालती है। यहां लेखक एक सवाल पूछते हैं जो आपको हिलाकर रख देगा,
क्या आप अपनी उत्कृष्टता का उपयोग किसी बड़े मिशन के लिए कर रहे हैं या बस खुद की उपलब्धियों के लिए? इसका उत्तर ही तय करता है कि आप सिर्फ सफल होंगे या समकालीन इतिहास बनेंगे। इस चरण पर लेखक हमें परिचित कराते हैं पर्सनल ग्रेटनेस और सोशल कंट्रीब्यूशन के बीच के अद्भुत संतुलन से। वे कहते हैं, जो लोग खुद को पूरी तरह बेहतर बना लेते हैं वो अपनी ताकतों को दूसरों के भले में लगाना शुरू करते हैं। यही वो बदलाव है जो एक उत्कृष्ट व्यक्ति को एक महापुरुष बना देता है। अब बात करते हैं उस मानसिक स्थिति की जहां से महानता की यात्रा शुरू होती है, ट्रांसेंडेंस। यह वह क्षण होता है जब आप अहंकार को पीछे छोड़कर सेवा, प्रेम और उद्देश्य की भावना में जीने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि ट्रांसेंडेंस का अनुभव केवल तब होता है जब आप अपने कार्य को केवल नौकरी या काम नहीं मानते, बल्कि एक जिम्मेदारी, एक कर्तव्य और एक अवसर मानते हैं दुनिया को बेहतर बनाने का। और यह तभी संभव होता है जब आपके पास हो इनर स्टिलनेस, यानी आंतरिक शांति। एक ऐसा मन जो शोर में भी स्पष्ट सोच सके, उथल पुथल में भी स्थिर रह सके। इसके लिए लेखक ध्यान, मेडिटेशन, प्रकृति से जुड़ाव और नियमित आत्मचिंतन को आवश्यक मानते हैं। वे कहते हैं, हर दिन 10 मिनट खुद के साथ बिताइए। अपने आप से पूछिए, आज मैं किसके लिए जी रहा हूं? यह सवाल छोटा है, पर इसका उत्तर आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। अब एक और जरूरी आयाम आता है, ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। लेखक बताते हैं कि जो लोग अपनी यात्रा के हर पड़ाव पर आभार व्यक्त करते हैं वे ज्यादा खुश रहते हैं, ज्यादा रचनात्मक होते हैं और दूसरों के साथ गहरा संबंध बना पाते हैं। जब आप हर सफलता को मेरी मेहनत की जगह मेरे साथियों, मेरे परिवार, मेरी किस्मत और मेरी मेहनत सभी का फल मानते हैं, तब आपका अहंकार पीछे हटता है और आपका व्यक्तित्व विकसित होता है। लेखक एक दिलचस्प अभ्यास सुझाते हैं, ग्रैटिट्यूड वॉक। हर हफ्ते एक दिन बिना फोन के अकेले चलें और हर कदम पर उन चीजों को याद करें जिनके लिए आप आभारी हैं। आपका शरीर, आपका दिमाग, आपका परिवार, आपकी स्वतंत्रता, आपकी शिक्षा। ये भावनाएं आपके भीतर एक नई ऊर्जा भर देती है। अब आते हैं हम उस पहलू पर जो असली लीजेंड्स को बनाता है, इंटेंशनल लेगेसी, यानी जानबूझकर एक ऐसी विरासत छोड़ना जो दूसरों को भी श्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित करे। लेखक कहते हैं, हर दिन एक बीज बोइए जो आपके जाने के बाद भी फल दे। चाहे वह एक अच्छी किताब लिखना हो, एक स्कूल खोलना हो, किसी की जिंदगी बदल देना हो या बस अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाना हो। हर काम जिसका असर आपके जीवन के बाद भी बना रहे, वही सार्थक विरासत कहलाती है। अब बात करते हैं कंपैशनेट लीडरशिप की। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपने प्रभाव को गहराई से और लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं तो आपको नेता नहीं, सेवक बनना होगा। जो व्यक्ति अपने साथियों की भलाई के लिए सोचता है, उनके विकास के लिए प्रयास करता है, वही सच्चा लीडर होता है। ऐसे नेता अपने टीम के लोगों से पूछते हैं, क्या मैं तुम्हें बेहतर बनने में मदद कर पा रहा हूं? और अगर जवाब हां है तो वे संतुष्ट होते हैं। अब बात आती है करेजस कॉन्वर्सेशंस की। लेखक कहते हैं कि श्रेष्ठ लोग केवल सकारात्मक और आसान बातों से नहीं बनते, वे सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, भले ही वह सच असुविधाजनक क्यों ना हो। वे अपने साथियों को ईमानदारी से फीडबैक देते हैं, वे रिश्तों में पारदर्शिता रखते हैं, वे गलतियां स्वीकार करते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं कि शर्म नहीं, सच्चाई ही विकास की नींव होती है। इस सब का मूल है इंटीग्रिटी, यानी वह ताकत जो आपको अपने मूल्यों के साथ खड़ा रखती है, भले ही हालात कुछ भी हो। लेखक कहते हैं, इंटीग्रिटी कोई बड़ा फैसला नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे चुनावों में छिपा होता है, जैसे समय पर पहुंचना, ईमानदारी से रिपोर्ट बनाना, टीम के पीछे खड़ा रहना। अब लेखक हमें एक आखिरी अभ्यास देते हैं, लाइफ मिशन स्टेटमेंट। इसमें आपको एक वाक्य लिखना होता है जो आपके जीवन का सार बताता हो। उदाहरण के लिए, मैं लोगों की सोच बदलने के लिए लिखता हूं, या मैं अपने बच्चों को ऐसा जीवन देना चाहता हूं जो उन्हें आत्मनिर्भर और खुश बना सके। इस वाक्य को हर सुबह दोहराइए। यह आपके पूरे दिन के लिए एक दिशा देगा। लेखक इसे नॉर्थ स्टार कहते हैं,
जो हर तूफान में भी आपको रास्ता दिखाता है। अब समय है उस अंतिम सत्य को स्वीकार करने का, जो इस पूरी किताब का सार है। आपका जीवन एक साधारण कहानी नहीं है। ये एक गाथा है, एक विरासत है, एक मशाल है जो औरों को रोशनी दे सकती है। आपका हर दिन, हर निर्णय, हर संवाद आपकी इस गाथा का एक अध्याय है। और जब आप इस किताब के लेखक की तरह सोचने लगते हैं, तब आप कोई साधारण किरदार नहीं रहते। आप खुद एक किताब बन जाते हैं। अब सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं और खुद से कहते हैं, आज मैं किसी की दुनिया बेहतर बनाऊंगा, तो आप उस शक्ति से जुड़ जाते हैं जो हर युग में बदलाव लाती है। यही तो है उत्कृष्टता की अंतिम मंजिल। एक ऐसी चेतना जहां आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं रह जाता, वो एक जरिया बन जाता है दूसरों की जिंदगी बदलने का। तो दोस्तों, आज हम इस अद्भुत किताब की यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन इसकी भावना अब आपके साथ है। हर उस क्षण में जब आप खुद से बेहतर बनने की ठानते हैं, हर उस दिन जब आप दूसरों की मदद करते हैं, और हर उस रात जब आप संतोष की नींद सोते हैं, ये जानकर कि आपने अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दिया। आप अब सिर्फ एक श्रोता नहीं हैं, आप अब एक प्रेरणा हैं। अब आपके पास है वो ज्ञान, वो दृष्टि और वो ऊर्जा जो आपको उस शिखर तक पहुंचा सकती है जहां से दुनिया बदलती है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंस्पायर डाइजेस्ट को। आपके एक क्लिक से हमें अगली प्रेरणादायक किताब लाने की ताकत मिलती है। धन्यवाद।